Hello guys and welcome back to Prep House. My name is Pravesh and I'm the curator of the series called Superset Sociology. और हम जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे वो है सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। अभी तक आपने देखा कि हमने आपको सब इमर्जेंस से लेकर स्कोप बताया। अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन में, वो बेसिकली था कि सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन होता क्या है। CW मिल्स ने क्या बताया सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में, कि हमें किस तरीके से ओवरऑल जो आपकी लाइफ है आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड से, और तब आप उसका लेंस लगा के देखेंगे समाज की तरफ, तब आपको समझ में आएगा कि सोशोलॉजी बेसिकली होती क्या है। एंड देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग सोशोलॉजी विद दैट। जब हम ये सब करते हैं तो अब हम ये सब करने के बाद जब हम समझ गए कि ये होता क्या है, अब हम देखते हैं कि इसे अप्लाई कैसे किया जाता है। उसके पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है इस टॉपिक का। 1152 इसका नंबर रहेगा, एप्लीकेशंस ऑफ सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। ऑलराइट, तो बस हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। अब इसमें हम एक टॉपिक देख लेते हैं कि पर्सनल ट्रबल्स और पब्लिक इशू क्या होता है। अब मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ ऊपर भी, जो हमने पिछला लेक्चर किया उसमें ये बात तो मैं कर चुका हूँ कि होता क्या है पब्लिक इशू। मतलब मान लीजिए आप अनएम्प्लॉयड हैं और पब्लिक सॉरी पर्सनल इशू हो गया कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, और पब्लिक इशू हो गया कि समाज में 4 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्हें हमें क्लब करके हम इसके दृष्टिकोण से देखेंगे। आपको अगर मैं बोलूं कि एक आदमी अनएम्प्लॉयड है तो क्या आप उससे रिलेट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ उससे रिलेट, क्योंकि मुझे नौकरी लगने से पहले मैं भी अनएम्प्लॉयड ही था। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये जो 4 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं इनका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है समाज पे, तो इसको आप कैसे तोलेंगे। हो सकता है इसमें से कुछ लोग अमीर हो जिनको कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो, ठीक है अनएम्प्लॉयड है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पापा का बिजनेस है बैठ जाएंगे वहाँ पे। पर कुछ लोग हो इतने गरीब हो कि भाई उनके लिए लाइफ एंड डेथ का इशू हो कि यार अगर काम नहीं किया तो चोरी करनी ही पड़ेगी या कुछ करना ही पड़ेगा बड़ा, ऐसा कुछ हो तो उससे भी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में, नहीं। तो इसे हम कैसे देखेंगे और ये क्या सोशोलॉजिकल इशू बन सकता है, क्या सोशोलॉजिकल चेंज आ सकता है इससे समाज में, बदलाव किस तरीके से आएगा सोशल चेंज के नाम पे, ये सारी चीज़ समझने में आसानी पड़ती है अगर हमारा थॉट प्रोसेस सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन के साथ चलता है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम यहाँ बात करने वाले हैं एप्लीकेशन में। जो पहली बात हम करेंगे वो रहेगा कि पर्सनल इशू और पब्लिक इशू बेसिकली है क्या, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको। तो CW मिल्स पहली बात तो ये कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं कि अगर किसी इंसान की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ उसके दिमाग की उपज नहीं है, वो सिर्फ उसकी सिचुएशन की उपज नहीं है, वो उपज है उसका जो पूरा कल्चरल हिस्ट्री रही है उसकी लाइफ की, सोशल हिस्ट्री रही है उसकी लाइफ की। वो किस जात से आता है, वो किस धर्म से आता है, उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया, उसको अच्छे स्कूल में भेजा या नहीं भेजा, या फिर वो जिस घर से आता है वो जॉइंट फैमिली से आता है या वो न्यूक्लियर फैमिली से आता है, उसके सिबलिंग्स कितने हैं, फिर उसके बाद वो स्कूल अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, बड़े लेवल के स्कूल में गया, इंटरनेशनल स्कूल में गया, या वो फिर कोई नॉर्मल घर के आसपास वाले स्कूल में गया, या वो उसने होम स्कूलिंग करी, या वो जब जॉब करने के लिए जा रहा है तो, या वो कॉलेज जा रहा है तो क्या उसने कोई बड़े एग्जाम में जो प्रीमियर कॉलेज है वहाँ चला गया हो, या उसने लोकल कॉलेज से कर लिया, या उसने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई करी, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। उसके जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, क्या वो बहुत ही आउट गोइंग है, आउटस्पोकन है, या वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है कि घर में ही रहता है, उसके साथ दोस्त नहीं है, क्या दो दोस्त हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। हर चीज का, हर हिस्टोरिकल आपकी लाइफ का जो भी हिस्सा रहा है उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है, जो आपके साथ आज घट रहा है उस पर पड़ता है। तो CW मिल्स कहते हैं कि मेनी प्रॉब्लम्स दैट अपीयर टू बी इंडिविजुअल फेलियर्स आर ऑफन रूटेड इन ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जैसे मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक बता चुका हूँ मैं, उसके बाद डाउरी बता चुके हैं, डेथ, सुसाइड्स में भाई कोई सुसाइड कर रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम थ्योरी ऑफ दरखाइंदी देखेंगे, हम स्टडी ऑफ सुसाइड, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई अलग अलग टाइप के सुसाइड होते हैं। अगर कोई आदमी प्यार में पड़ के, प्यार में दिल टूट के पंखे से लटक गया, वो एक टाइप का सुसाइड है। पर एक टाइप का सुसाइड ये भी है कि भाई 3 बच्चे थे सड़क पे और एक कार आ रही थी तेजी से और मुझे उनको बचाना पड़ा, तो मैं गाड़ी के सामने मैं कूद गया और 3 बच्चे बच गए, वो भी तो एक टाइप का सुसाइड ही है। और एक टाइप का सुसाइड ये भी तो है कि भाई जो आदमी सरहद पे खड़ा है, जो लड़ रहा है हमारे देश के लिए, उसको पता है कि उसकी जान जा सकती है पर वो वहां खड़ा है, वो भी एक तरीके का सुसाइड ही है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जान जाने वाली है तो वो सुसाइड ही होता है, ठीक है। तो
वो भी अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग तरीके से उस चीज को भी देखा जाता है। तो दरखाइम जब स्टडी ऑफ सुसाइड हम पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे ये सारी चीजें। और मोस्टली हम ये रिलेट कर पाते हैं कि एक आदमी का, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि बैकग्राउंड जो है वो काफी कुछ बताता है और हम किस तरीके से दोनों को साथ बिठाएं। तो यहाँ पे ये पॉइंट उठ के आता है कि पर्सनल ट्रबल्स जो है उसको पब्लिक इशू के साथ कैसे जोड़ना है हमें, यहाँ पे ये बात आती है। ओके, ये वही ऊपर की डेफिनेशन है, हर जगह यही लगेगी मोस्टली। यहाँ पे बस ये बोल रहे हैं कि ये रिवील करते हैं कुछ सोशल कॉज जो कि आपके इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के पीछे रहते हैं, कि भैया इन कारणों की वजह से ये आदमी ये सब समझ पा रहा है। मैं गरीबी इसलिए समझ पाता हूँ, मैं किसी आदमी का दुख इसलिए समझ पाता हूँ, एम्पैथी इसलिए आ पाती है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें देखी। एग्जाम्पल, ठीक है। पर्सनल ट्रबल्स क्या होता है? पर्सनल ट्रबल्स आर प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन इंडिविजुअल विद इन द इमीडिएट स्पेयर ऑफ हिज एवरीडे लाइफ। जैसे एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स हो गए, आपके आपके पिताजी के साथ आपका रिलेशनशिप हो गया, टीचर के साथ हो गया, वो हो गया। फिर आपके डिसीजंस जो होते हैं, जैसे आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी तो आपके अच्छे नंबर आ गए तो आप अच्छे कॉलेज में चले गए, वो हो गया। तो ये पर्सनल आपके ट्रबल्स है, डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है आपके साथ, एक इंडिविजुअल के साथ जो घट रहा है, वो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स है इसके कुछ, जैसे एग्जाम में फेल होना, जॉब चले जाना, पढ़ाई, परिवार में लड़ाई हो जाना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो जाना, पैसे खत्म हो जाना अचानक से। ठीक है, फिर आता है आपके पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज क्या होते हैं कि ये कहाँ से आते हैं? स्ट्रक्चर जो है आपका समाज का और किस तरह वो ऑपरेट करता है, उसके फंक्शंस जो है उससे निकल के आते हैं। और ये जो है ये एक इंडिविजुअल को इफेक्ट तो करते ही है, ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इफेक्ट करते हैं। एक समाज का एक बड़ा तबका दबा हुआ रहता है इससे। तो पब्लिक इश्यूज अराइज फ्रॉम स्ट्रक्चर and organization of society. They affect a large number of people and cannot be solved merely by individual effort. सिर्फ मैं अगर कचरा डस्टबिन में फेंकूंगा तो देश साफ नहीं होने वाला। ठीक है, फैक्ट है। तो उसके लिए कलेक्टिव एक्शन चाहिए। ऑलराइट, कलेक्टिव एक्शन की भी हम बात करेंगे आगे, पर यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसके लिए भी कलेक्टिव एक्शन चाहिए हर देश साफ रखने के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग लेवल पे काम करेंगे तब हो पाएगा वो सब। प्लस डेवलपमेंट होगा किसका? बैकग्राउंड का, कि सिविक सेंस में आना चाहिए भाई, उसका पार्ट बनना चाहिए कि नहीं कचरा नहीं फैलाना है। शेम होना चाहिए कि भैया कचरा फैलाएंगे तो चार लोग गाली देंगे तो नहीं फैलाता हूँ मैं। ऐसी चीजें आनी चाहिए। ये सब भी आपके कल्चरल बैकग्राउंड से आती है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके पब्लिक इशू के? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, मास अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर फार्मर्स डिस्ट्रेस, जो फार्मर सुसाइड वगैरह होते हैं, हमने विदर्भ में देखा है बहुत। ठीक है, इन्फ्लेशन, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसकी वजह से लोग शादियां नहीं कर रहे हैं आजकल, बच्चे नहीं कर रहे हैं, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग से तो इम्पैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी पे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये देखा है हमने, इसकी वजह से स्ट्रिक्ट लॉज आ रहे हैं जो कि कभी कभी फेटल भी हो जाते हैं अपोजिट जेंडर के लिए। कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन्स हमें देखने को मिलते हैं, अफर्मेटिव एक्शंस मिलते हैं। पर हमें साथ में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ लोगों को अभी भी प्रताड़ना दी जा रही है जाति के नाम पे। ओके, यहाँ पे एक ये टेबल है, अगर आप होपफुली समझ गए होंगे कि पर्सनल जो आपके ट्रबल्स है और पब्लिक इश्यूज हैं इनका क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये टेबल है बेसिक, आप इससे पूरा कवर कर सकते हैं कि क्या क्या है डिफरेंस, क्या क्या होता है दोनों का। जैसे पर्सनल ट्रबल में प्रॉब्लम फेस बाय इंडिविजुअल, प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इसका मतलब है कॉजेस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, चॉइसेस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल। तो ये सब आप कर लीजिएगा खुद ही। अगला है कि भाई इसको अप्लाई करेंगे कैसे, जो हमारा मेन टॉपिक है एप्लीकेशन, उसकी तरफ थोड़ा बढ़ते हैं हम कि कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इसमें बताऊंगा कि अलग अलग थीम्स में, जो मैं एग्जांपल दे चुका हूं ऑलरेडी, कल पिछले लेक्चर में भी दिया था, अभी स्टार्टिंग में भी दिया कि किस किस चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं तो आप समझ पाएंगे इसको क्लियरली कि होता क्या है। मेन मेरा जो काम था ये लेक्चर में यही है इस बार का, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की में क्या होता है कि एक कॉमन सेंसिकल आंसर क्या है? तुम अनएम्प्लॉयड क्यों? तुम अगर अभी तैयारी कर रहे हो तो तुम अनएम्प्लॉयड क्यों? मैं ऐसा कोई जनरल आदमी बात करेगा, हाँ ये बेरोजगार क्यों है भाई, क्या हुआ? तो वो बोलेगा, अरे हो सकता है इसके कॉलेज में नंबर खराब आए थे, पता तुमको, तो इसलिए अनएम्प्लॉयड है। कोई बोलेगा कि यार इसको घर से बाहर रहना पसंद नहीं है, इसलिए अनएम्प्लॉयड है, बाहर जाना ही नहीं चाहता, ऑफिस जाना ही नहीं चाहता, अनएम्प्लॉयड है इसलिए। कोई बोलेगा स्किल्स ही नहीं है इसके पास, ये क्या नौकरी करेगा, इसलिए अनएम्प्लॉयड है। तुमको पर्सनली ये लगता है कि तुम अनएम्प्लॉयड इसलिए हो क्योंकि तुम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या कोई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, इसलिए तुम जॉब करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
और तुम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए तुम अनएम्प्लॉयड हो, ये भी कारण हो सकता है। सामाजिक तौर पे अगर देखा जाए, अगर हम इसे अब सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लगाते हैं, अगर हम देखेंगे तो क्या है, ये नहीं दिख रहा है आपको कि भाई समाज में जो बाहर नौकरियां ही नहीं है, पहली चीज नौकरी है तो भाई वो लोग बोल रहे हैं कि अगर तुमको आज नौकरी चाहिए, तुमको 5 साल का एक्सपीरियंस लाना पड़ेगा। अब एक फ्रेशर 5 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गई है देश में, ये एक पॉइंट हो गया। हो सकता है इकोनॉमी में स्लो डाउन हो, ये एक पॉइंट हो गया। हो सकता है जो तुमने पढ़ाई करी है, या तो बहुत नई नया नया सब्जेक्ट है जिसकी जरूरत ही नहीं है मार्केट में आज के टाइम पे, हो सकता है आज से 4 से 5 साल बाद उसकी रेलेवेंस जो है क्रिएट हो, या हो सकता है वो बहुत आउटडेटेड चीज हो कि अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे, जो ऑलरेडी उस फील्ड में उनको भी ले ऑफ किया जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये का कारण है, तो ये स्ट्रक्चर कारण है। यहाँ पे आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन यूज करोगे, समझ रहे हैं आप? इंडिविजुअल कारण और स्ट्रक्चर्ड कारण जो आपके सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू निकल के आते हैं, उनमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब फिर फार्मर सुसाइड में भी वैसे ही है, पर्सनल डेट या फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होगा, कॉमन सेंसिकल आंसर ये हो गया। पर असली में क्या है, एग्रीरियन डिस्ट्रेस है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉलिसी फेलियर है सरकार की, ये भी कारण है इसके। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस है, जैसे हमने अभी नीट का आंदोलन देखा, कॉकरोच जनता पार्टी का, तो स्टूडेंट्स का बोला जाता है कॉमन सेंसिकली कि स्टूडेंट्स आर वीक एंड इनकेपेबल, पर वो करप्शन कहाँ गया? जो करप्शन हो रहा है, जो पेपर खरीदा बेचा जा रहा है, वो कौन बात करेगा उसकी? कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, एग्जाम का कितना प्रेशर रहता है, इसकी बात नहीं करते हैं ज्यादा। डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं? तो फेलियर ऑफ द कपल टू एडजस्ट। ठीक है, लोग यही बोलते हैं ना, अरे कर लो एडजस्ट यार, शादी हो गई है, अब छोड़ो, कुछ नहीं, इतना नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। माँ बाप समझाने लगते हैं बेटियों को कि नहीं नहीं, वही तुम्हारा पति है, पति परमेश्वर होता है, वगैरह वगैरह। ये पर्सनल इशू हो गया, ट्रबल हो गया। सोसाइटी में कैसे जोड़ेंगे कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो भाई आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, आपकी जो एस्पिरेशन है वो बढ़ रही हैं, बहुत सारी जगहों पे फुलफिल नहीं हो पाती वो एस्पिरेशन। फिर आपका डिस्ट्रेस है लाइफ से, अगर आपको बाहर डिस्ट्रेस है तो आपको वो स्ट्रेस बाहर घर में निकालेंगे आप। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस देखा हमने, मैरिटल रेप देखा हमने, ये सारे केसेस हमने देखे हैं आगे चल के, तो ये इश्यूज है। फिर इंडिपेंडेंस चाहिए अब सबको। अब पहले के समय में जैसे महिला को पति ने बोल दिया कि ये होगा घर में, तो ये वही होता था। आज के टाइम में वैसा नहीं होता सिस्टम, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन बन गया है जब से सोशल मीडिया का इतना राइज हुआ है, और कोई किसी को मना नहीं कर सकता उस किसी चीज के लिए। एज अ बेसिक ह्यूमन मना नहीं करना चाहिए पहली बात तो, पर लोग करते थे पहले, और महिलाएं सुन भी लेती थी, अब नहीं सुनती है, वो इश्यूज है। तो चेंजिंग जेंडर रोल्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिज्म, पहले महिला को काम सिर्फ ये होता था कि घर में रह के रोटी बनानी है, बच्चा पालना है। अब ये नहीं है, अब और भी काम है महिलाओं की लाइफ में, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। वो सारी चीजें भी अगर आपको स्टडी करना है तो आपको उस पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि एक कपल की आपस की लड़ाई है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, सोसाइटल जो प्रेशर क्रिएट करती हैं आपके बीच में। क्राइम भी ऐसी एग्जांपल है। ठीक है, क्रिमिनल का बिहेवियर ही नहीं होता, भाई उसका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सेक्सुअल एक्सक्लूजन हो गया, सोशल एक्सक्लूजन हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। जो लोग जैसे रेप करते हैं भैया, उनका सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है किसी कारण की वजह से, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इंडियन पर्सपेक्टिव अगर हम इसी को इंडिया में लगाएं, तो जो हम लगाते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ही एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर दिए, जो रेलिवेंट एग्जाम्पल है इंडिया के लिए। फार्मर सुसाइड जैसे हो गया, ठीक है, रिजर्वेशन का जो हमारा डिबेट है क्या है, एक कनेक्टेड है हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल जस्टिस, सबको जोड़ता है ये। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, मैनुअल स्कैवेंजिंग इशू है आज के टाइम पे भी, और नीट का पेपर लीक, ये जो है ये तो है ही इशू। Sociological imagination does not deny individual responsibility, rather it helps us recognize that many personal experiences are shaped by a wider social structures and historical conditions। ये आपका कंक्लूजन हो जाता है इसका। आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो बहुत सारे लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस प्रेवलेंटली, क्योंकि आप एज अ सोशोलॉजिस्ट अगर किसी चीज को देख रहे हैं, तो वो जब एक बड़े सामाजिक स्ट्रक्चर में जो इश्यूज है उसके साथ जब मिलता है, तब ये कंडीशन निकल के आती है, जब आप समझने लगते हैं कि अच्छा ये बड़े कारण है, इस वजह से जो घट रहा है मेरे साथ तो हो ही रहा है, पर समाज में और लोगों के साथ भी ये हो रहा है। तब आप ये चीज रिलेट कर पाते हैं कि क्या कारण है और क्यों हो रहा है ये सब। और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें यही देती है, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का यही है कि वो हमें एक आईसाइट देती है जिससे हम समाज को देख सकें, अपने बायसेस को पीछे छोड़ के, अपने बायसेस को, अपने कंटेक्स्ट को, अपने बैकग्राउंड को पीछे छोड़ के हम समाज को एक नए तरीके से देख सकें। ये हमें दिखाता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है कि पर्सनल ट्रबल क्या होता है, व्हाट हैपेंड टू मी, पब्लिक इशू में हो जाएगा व्हाई इज दिस हैपनिंग टू
so many other people as well. ओके, ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसका। ये इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की, बड़ा ही बेसिक सा पॉइंट है कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया वही इसका एक्चुअली ये वही है कि क्या करता है ये। तो ये कुछ चीजें करता है, जैसे ये बायोग्राफी को हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, जो हम बात कर चुके हैं। पर्सनल लाइफ को ये आपके जो बैकग्राउंड है उससे कनेक्ट कर देता है, किस धर्म से आते हो, किस जात से आते हो, किस क्लास से आते हो, सब कनेक्ट हो जाता है। एक इंसान किस सोशियोलॉजी किस टॉपिक को किस तरीके से देखता है। ओके, ये सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का वही है जो हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं कि आर्ग्यू दैट नीदर एन इंडिविजुअल्स लाइफ नॉर द हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग बोथ टुगेदर। दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ना आपको अदरवाइज हिस्ट्री समझ में आएगी क्या चल रही है, ना आपको कोई इंसान के बारे में कुछ समझ में आएगा अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं साथ में। कॉमन सेंस के परे जाना है हमें, जो मैंने पिताजी का और बच्चे का एग्जांपल दिया था कि भिखारियों को किस तरीके से देखना चाहिए, देखते हैं वो लोग, वो एग्जांपल लग जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे एक थिंकर आ जाएंगे पीटर बर्जर, लेकिन ठीक है यहाँ पे मैं उनका एग्जांपल दे देता हूँ क्या है। ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये अपीयरेंसेस, इनका बेसिक वर्ड था बियॉन्ड अपीयरेंस, जो दिखता है वो होता नहीं है, गहराई बहुत अलग है, बहुत सारी हमें सोशल रियलिटी में अंदर घुसना पड़ेगा डेप्थ में, तब जाके हमें समझ में आएगा कारण क्या क्या है। तो पीटर बर्जर इन हिज बुक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी आर्ग्यूड दैट sociology looks beyond appearances to uncover the hidden social realities influencing everyday life. Okay, next point is कि sociological imagination क्या करता है और कि it encourages critical and sociological thinking। जो चीज आप पहले कॉमन सेंसिकल नजरिए से देख रहे थे, जो यहाँ पे हमने बात करी, जो कॉमन सेंसिकल नजरिए से आप देख रहे थे, अब आप उसे सोशियोलॉजिकल कंटेक्स्ट में देखना शुरू करते हैं। आप रेलेवेंस खोजते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किसकी क्या मान्यताएं हैं, किसकी क्या सोच है, कौन किस बैकग्राउंड से आता है, ये सारी चीज़ें आप खोजने लगते हैं। तो आप इसके परे जाने लगते हैं, क्रिटिकली थिंक सोचने लगते हैं। जैसे आपने वो एग्जाम्पल में कैसे वो बच्चा गया उन भिखारियों के पास और उसने पूछना शुरू किया कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों करते हैं ये सब, आपके हस्बैंड है तो वो क्या करते हैं, आप क्या किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के बारे में बताता है हमें। It enables individuals to question everyday assumptions and understand social reality from a broader perspective. एंथनी गिडन्स इसमें कुछ कहते हैं, वो अपनी किताब सोशियोलॉजी में ही आर्ग्यूड दैट द सोशियोलॉजिकल थिंकिंग रिक्वायर्स अस टू क्वेश्चन familiar beliefs and examine how wider social forces influence everyday life। कैसे जो हमारी सोशियोलॉजी में सोसाइटी में जो भी चीज़ें ऑपरेट कर रही हैं वो कैसे हम पे इम्पैक्ट डालती हैं और किस तरीके से हम फिर उन फोर्सेस के हिसाब से एक्ट करते हैं, वो ये बताता है हमें कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन हमें ये देखने में मदद करती है। इम्प्रूव्स पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल प्लानिंग। जब आपको ये समस्याओं के बारे में पता चलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट अच्छा इस कारणों से भी होता है, इन पर्टिकुलर लोगों में भी हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे एग्जांपल है आपको मंडल कमीशन, जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं इन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है, अब वंचित वर्ग है जो SC ST OBC हो गए आपके, और आ, बाकी हाँ SC ST OBC ले सकते हैं, मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कुछ इश्यूज हैं इनके समाज में जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इन्होंने क्या चेक किया, इन्होंने चेक किया कि इनका पार्टिसिपेशन कितना है जो आपके पब्लिक ऑफिसेस हैं उनमें, सरकारी नौकरियां कितनी मिल रही हैं इनको, और इनको कोई अच्छा रेलेवेंट आंसर नहीं मिला। सेम फिर उन्होंने देखा कि जो सरकारी कॉलेजेस है वहाँ पे इनका कितना है, कितने लोग हैं, वहाँ भी उनको कुछ ज़्यादा लोग नहीं मिले। तब यहाँ पे सोचा गया कि नहीं इन लोगों को और आरक्षण देना चाहिए, ये एक सोशोलॉजिकल, ये एक सोसाइटल फ्लॉ है और ये फ्लॉ को हमें ठीक करना पड़ेगा बाय गिविंग रिजर्वेशंस। तब वो बात निकल के आती है। जैसे टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स नॉट ओनली स्किल डेवलपमेंट बट ऑल्सो जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी है। नौकरियां तभी मिलेंगी ना जब नौकरियां होंगी। अब कितने भी लोग लड़ रहे हैं, अगर नौकरी एक है और 1 लाख लोग लड़ रहे हैं तो एक आदमी को तो मिल ही जाएगी, पर बाकियों का क्या? तो उसके लिए और जॉब्स बनानी पड़ेंगी, तभी तो बराबरी का मौका मिलेगा लोगों को, है ना। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। प्रमोट सोशल अवेयरनेस एंड एम्पैथी। ये मैंने आपको बताया, जब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, जब आप समझने की कोशिश करेंगे गरीबी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आप ये समझ सकते हैं कि एक आदमी अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड क्यों है। क्योंकि अगर आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं तो आपने लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का फेस तो देखा ही है कॉलेज के बाद अपने, कहीं ना कहीं तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट देखा ही होगा। जब आपको लगता होगा नौकरी हो मेरे पास, मेरे को अभी मेरा काम बन जाए यार, कहीं पे मिल जाए जॉब वॉब तो पैसा वैसा कमाए थोड़ा, सोचा ही होगा।
तो आप इसकी सिचुएशन समझ सकते हैं। तो ये क्यों समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि आप में एम्पैथी है, आप वो सोच सकते हैं, यू कैन गेट इनटू हिज शूज और आप उसकी लाइफ जी सकते हैं कुछ समय के लिए कि हाँ, ये इसके ऊपर ये बीतती होगी, ये सोचता होगा, वगैरह वगैरह होता है। फिर जैसे मान लीजिए कोई आदमी है जो कॉर्पोरेट में काम करता है, उसके ऊपर कितना प्रेशर है, कितना एंशियस है, वो डिप्रेस कितना है, ये सारी चीज़ें भी हम समझ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि दुःख कितना है उनका, कि भाई कैसे काम करना पड़ता है, कितना काम कराया जाता है उनसे, ये चीज़ें भी हम समझ सकते हैं। तो आप में एम्पैथी डेवलप हो जाती है, आप में एक सोशल अवेयरनेस डेवलप हो जाती है कि कुछ पर्टिकुलर जगहों पे कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ होते ही हैं। जैसे आप कॉलेजेस में भारत में है समस्या रैगिंग की, तो आप उनसे एम्पैथाइज़ करेंगे कि हाँ, इन लोगों के गलत लोग हो गया, लोगों के साथ रैगिंग वगैरह हुई है, तो इसके इसके खिलाफ पॉलिसी बनाएँगे आप। ये सारी चीज़ों में आप मदद करेंगे, योगदान करेंगे। तो आपको वो एक लेंस मिल गया कि आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। It helps us appreciate that many personal struggles arise from social conditions, fostering greater empathy and reducing victim blaming. Understanding example क्या है इसका? Understanding mental health in relation to work stress, family expectation and social isolation. जैसे लोग कुछ लोग शादी नहीं करते, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इनके क्या कारण होंगे कि ये शादी नहीं कर रहे हैं, बिना उनके बताएं आप ये बात समझ सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें भी हमें समझ में आने लगती है बाय विद द हेल्प ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. Sociological imagination changes the question from who is responsible to what social conditions produced this situation. किसी को ब्लेम करने के बजाय ये बोलता है कि क्या समाज में ऐसा क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ और क्या हो रहा है आज के टाइम पे, जिस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं. गंदगी है आज भी समाज में, यानी सड़कों पे. उसके बाद आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, सरकारी तंत्र खराब है, स्कूलों की छत गिर रही है, क्राइम हो रहे हैं. इसके पीछे कारण हमें समझ में आता है. ठीक है, ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा यहाँ पे. सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू थिंक लाइक अ सोशियोलॉजिस्ट बाय कनेक्टिंग इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस विद अ वाइडर सोसाइटी. ओके. अब एक क्वेश्चन आया था 2018 में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पे कि द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन इनेबल्स अस टू ग्रास्प हिस्ट्री, बायोग्राफी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इन अ सोसाइटी. ये कहा CW मिल्स ने. ठीक है, और यही वाले कोट हमने पढ़े हैं बार बार हर जगह. यहाँ पे ये है, हर जगह पे वही कोट पढ़ा है क्योंकि यहीं से आया है, ये रेलेवेंट है इसलिए. तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है, एक्सप्लेन करने की बात करिए. तो एक्सप्लेन करने में सिंपल फंडा है. पहली चीज बताइए, इंट्रोड्यूस करवाइए CW मिल्स ने क्या बोला सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में. फिर आप उसमें बताइए कि भाई देखो, ये होती है आपकी हिस्ट्री, ये होती है आपकी, नहीं ये सॉरी, ये होती है आपकी बायोग्राफी, ये होती है आपकी हिस्ट्री. बायोग्राफी और हिस्ट्री को जोड़ना है हमें. जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इस कंटेक्स्ट से हम समाज को देखते हैं, वो हमें देता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. With this sociological imagination, we can go beyond the social realities present for an individual towards किसमें, पब्लिक इश्यूज में क्या क्या हो रहा है. पर्सनल ट्रबल से हम पब्लिक इश्यूज तक ट्रैवल कर लिए हैं. ये वाली पार्ट भी कवर होगा. इसके बाद बस आपको बताना है कि ये हमें क्या मदद करती है. जो यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन की, ये थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट बता दीजिएगा कि कॉमन सेंस से दूर ले जाता है, हमें एम्पैथी देता है लाइफ में. उसके बाद फिर आपको बायोग्राफी और हिस्ट्री को कनेक्ट करना सिखाता है. दो तीन पॉइंट दे दिए, बस हो गया. उसके बाद जो कंक्लूजन मैंने जितने सारे बताए हैं उसमें से कोई भी कंक्लूजन डाल दीजिएगा. हो गया, डन, क्वेश्चन खत्म. इसका तो कुछ है ही नहीं. ठीक है गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पढ़ना रहता है. हाँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद जानबूझ के नहीं बताई क्योंकि मैं उनको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर चुका था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा अलग से नहीं बताया है. आई होप आप समझ ही जाएंगे क्योंकि अगर आपने वीडियोस देखे होंगे सारे तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए. ऑलराइट. तो अब जो हम अगला हमारा टॉपिक शुरू होगा, ये दो ही लेक्चर थे इस टॉपिक में, ये तो खत्म हो गया. अगला जो हमारा शुरू होगा वो रहेगा सोशियोलॉजी का रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेस. उसमें हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी का रिलेशन हिस्ट्री के साथ, एंथ्रोपोलॉजी के साथ, साइकोलॉजी के साथ, फिलोसफी के साथ, एथिक्स के साथ कैसा होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे. उसमें मैं आपको अभी से आगाह करता हूँ कि उसमें थ्योरी ज़्यादा है, यानी मैं नोट्स जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, समझाऊंगा मैं ज़्यादा नहीं, समझाऊंगा मैं कम. ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा वो भी. थ्योरी आपको पढ़नी रहेगी क्योंकि थ्योरी के ऊपर ही रहता है वो क्वेश्चन. मोस्टली डिफ्रेंशिएशन आता है और आप वो पढ़ सकते हैं खुद ही. तो मैं आपको समझा दूंगा कि किस थिंकर ने क्या बोला बेसिकली, कि और उन्होंने वो क्यों बोला, वो सब बता दूंगा. बाकी तो कुछ माइंड करने की जरूरत नहीं है उसमें. ठीक है, वो भी हो जाएगा जल्दी. आई होप आपको जो मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा लग रहा है. एंड प्लीज लाइक एंड कमेंट
करना, कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, सो आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।